कोई भी सेक्स जो विद कंसेंट है और यदि उस लड़की की एज 18 साल से वो मेजर है, 18 वर्ष से वो ऊपर है, तो फिर वो रेप का आरोप साबित नहीं होता। अगर लड़की ये कह देती है कि इसने मेरे साथ शादी के नाम पर रेप किया या बलात्कार किया, तो फिर वो गलत न्यूड वीडियो आपकी बन जाती है और फिर आपके पास ही आपके फ़ोन में आती है और एक कॉल आता है कि हाँ आपकी ये वीडियो है, पैसे दो नहीं तो वायरल कर दो। तो ये मोबाइल जो है, क्या इसने हर किसी को समझदार बना दिया है या फिर ओवर क्लेवर बना दिया है? क्या कहते हैं? मेरे पास एक केस आया जिसमें एक पिता पर यह आरोप था कि उसने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, तो मेरी आत्मा उस बात को गवारा नहीं किया। सर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक केस जो है वो बड़े लंबे समय तक चलता रहता है, वो खत्म ही नहीं होता? तारीख पड़ गई, अब ये वकील जो है वो दोबारा तारीख करवाएगा और पैसे लेगा। तो ये सर क्या मतलब विचारधारा, ये विचार जो है वो कब बदलेगा? यह तथ्य नहीं, ये निर्भर करता है जब इतना घिनौना करते कोई सामने होता है तो इंसान कई बार एडवोकेट भी वो सोचता है अपने इमोशनल भाव में कि भी मुझे इस केस को नहीं करना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप मेहनत करें। एक व्यक्ति तब मरता है जब वो सही के लिए खड़ा होने से इनकार करता है। एक व्यक्ति तब मरता है जब वो न्याय के लिए खड़ा होने से इनकार करता है। एक व्यक्ति तब मरता है जब वो सत्य के लिए खड़ा होने से इनकार करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये लाइनें ये बताने के लिए काफी हैं कि सत्य, सच्चाई, न्याय के लिए खड़ा होना जो है वो कितना मुश्किल है, इसकी वकालत करना जो है वो कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका पेशा वकालत ही हो तो ये बात जो है तो न्याय के लिए और सच्चाई के लिए लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। इस बात का जवाब एक वकील, एक एडवोकेट, एक अधिवक्ता ही साफ तौर पर दे सकते हैं। और आज हमारे साथ अजय जैन जो सीनियर एडवोकेट हैं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वकालत के पेशे में खास तौर पर न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना कितना मुश्किल होता है या फिर आसान ही है। सर, आपका स्वागत है माई हिंदी टीवी पर। आप बताएं कि क्या वाकई में न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना और खास तौर पर वकालत के पेशे में कितना मुश्किल है? थैंक यू वेरी मच संजीव जी। देखिए, न्याय की लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि सत्य शाश्वत है। सत्य शाश्वत ही रहता है। उसको अचीव करने में समय भी लगता है, परेशानी भी आती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अंततः विजय तो सत्य की ही होती है। सर, आपने कहाँ से वकालत की शुरुआत की? इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे बचपन जो है वो आपका गुजरा और कैसे ये मन में आया कि हाँ मुझे वकालत करनी है? संजीव जी, मैं मूलतः अंबाला कैंट से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी परिवार में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे पिता की बहुत संपत्ति अंबाला कैंट में थी और उसमें बहुत सारे टेनेंट्स थे, तो उस समय में टेनेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था। तो जिस समय मैं बचपन से स्कूल में पढ़ता था तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी किस प्रकार से कोर्ट्स में जाते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वही सब कुछ देखते देखते मुझे नहीं पता लगा कि मैं कब स्कूल से कॉलेज में गया और कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मन में ये विचार आया कि ये लड़ाई लगता है लड़नी चाहिए। और फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वर्ष 1986 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1986 से ही मैंने ये वकालत का व्यवसाय अंबाला जिला न्यायालय से प्रारंभ किया। तो सर, अभी भी आप अंबाला जिला न्यायालय में ही काम कर रहे हैं या इस दौरान आपने कहाँ कहाँ काम किया? संजीव जी, ये
एक बहुत लंबी यात्रा रही, लगभग 38 वर्ष से भी ज़्यादा मुझे इस व्यवसाय में हो गए हैं। मैंने अपना इनिशियल कार्य जिला अदालत अम्बाला से प्रारंभ किया, लेकिन उस दौरान भी मैं अम्बाला से निरंतर चंडीगढ़, जो हमारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है, वहाँ के केसेस भी अम्बाला से आकर यहाँ कंडक्ट किया करता था, और अम्बाला में भी बहुत सारे सेशन ट्रायल्स और दूसरे विभिन्न प्रकार के मुकदमे मैं किया करता था। लेकिन अब तकरीबन 20 वर्षों से मैंने पूर्णतः अम्बाला से अपना वकालत का व्यवसाय, ये प्रोफेशन यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है चंडीगढ़ में, और अब मैं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में ही मूलतः प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन इस दौरान यह भी एक बहुत मज़ेदार तथ्य है मेरे जीवन का कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में, विभिन्न जिला न्यायालयों में मुझे लोगों के लिए उनके केसेस, उनके मुकदमे लड़ने का मौका मिला, जिसका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस और बहुत मुझे लाभ मिला, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में हर अपनी प्रकार की समस्या रहती थी। वहाँ की प्रैक्टिसेस, कुछ लोकल प्रैक्टिसेस अलग होती थी, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था और चैलेंजिंग भी था। मैंने हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, JNK में, दिल्ली में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे केसेस करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस 38 वर्ष की यात्रा में न केवल यहाँ बल्कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लंदन तक जाकर भी वो मुझे कार्य करने का मौका मिला। सर, 38 साल की आपकी यात्रा, पहले केस के बारे में बताइए कि कैसे वो केस मिला, क्या वो केस था और उसका क्या रिजल्ट निकला। संजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है ये। जब आप वकालत का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप किसी अच्छे सीनियर लॉयर का ऑफिस ज्वाइन करते हैं। मैंने भी, मेरे माननीय सीनियर काउंसिल थे श्री लाला फकीर चंद अग्रवाल जी, जो न केवल अम्बाला बल्कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के एक रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर थे। उनके ऑफिस में मैंने उनके साथ वकालत का कार्य प्रारंभ किया। उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके ऑफिस से बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक ये सौभाग्य रहा कि पहले ही माह में जब मैंने वकालत शुरू करी, सितंबर 1986 में ही मुझे अपने पर्सनल भी केसेस करने का मौका मिला। न केवल मैं अपने सीनियर लॉयर के केसेस में उनको असिस्ट किया करता था, बल्कि जो केसेस मेरे पास, जो क्लाइंट्स मुझे एंगेज किया करते थे, उनके भी मैं केसेस करने मैंने शुरू किए। मुझे याद है सर्वप्रथम मुकदमा जो मेरे पास आया था वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का वो केस था, और वो पहले ही माह में सितंबर 1986 में ही वो मैंने दायर किया, और प्रभु की कृपा से वो मुकदमा हमें जीतने का भी सौभाग्य मिला। यानी आपने पहला केस लड़ा और पहले केस में ही जीत दर्ज की। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था। पर सर, पहला केस लड़ना और पहले में जीत दर्ज करना, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ाता है कि हाँ, ये ठीक है। एक जूनियर काउंसिल के नाते जब आप किसी भी प्रोफेशन में आप अपना कार्य शुरू करते हैं, वो चाहे वकालत हो या मेडिकल प्रोफेशन हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, यदि व्यक्ति को अपने प्रथम कार्य में ही सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उस कार्य में उसका मन भी लगता है, पूरी लगनता के साथ उस कार्य को करने की एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो वो हम कर पाए, वो मैं उसको अपना सौभाग्य समझता हूँ। सर, आपने क्रिमिनल केसेस भी लड़े हैं, मैं उन पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरे मन में। जब आप किसी क्रिमिनल
माइंड्स के लोगों से, या फिर आपको पता है कि हाँ इसने ये गुनाह किया है या ये अपराध किया है, क्या मेंटेलिटी होती है सर? क्योंकि आपका तो इतना लंबा अनुभव है, किस तरह की मेंटेलिटी के, क्या कोई एक तो होता है कि हाँ ये छटा हुआ बदमाश है, बार बार ये अपराध कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाँ ये गलती से इससे हो गया, किस तरह की मेंटेलिटी होती है सर क्रिमिनल? देखिए, एक एडवोकेट होने के नाते हर व्यक्ति की अपनी विभिन्न मानसिकता होती है, लेकिन वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी यह डिमांड है, और हमें यह वकालत की पढ़ाई के दौरान पढ़ाया भी जाता है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है लीगल एथिक्स। तो लीगल एथिक्स के अकॉर्डिंगली हमारा मूलतः कर्तव्य ये है कि हम इस बात पर ना जाएं कि व्यक्ति दोषी है या व्यक्ति के ऊपर मिथ्या आरोप लगे हैं। यह कार्य न्यायालय का है। एक एडवोकेट का कार्य है अपने क्लाइंट की पूरी लगनता के साथ, निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ उसका बचाव करने की कोशिश करे, उसके पक्ष में जो भी तर्क हैं वो उनको देने की कोशिश करे। हमारी पर्सनल नॉलेज हमारे प्रोफेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये जो आपने जवाब दिया सर, इसके लिए मेरे पास सवाल और था, लेकिन आपने जवाब दिया बहुत। मैं सवाल लेकिन फिर भी आपसे करूंगा। अक्सर वकीलों पर और एडवोकेट्स पर, अधिवक्ताओं पर ये आरोप लगते हैं, कई बार बड़े बड़े केसेस भी हमने देखे कि हाँ जन भाव जो होता है, मान लीजिए कोई बड़ा केस है जैसे निर्भया कांड था, तो उसमें जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उनके जो केस लड़ रहे थे उनके खिलाफ बहुत अभियान चले और बहुत ऐसा कहा गया कि आप जो हैं वो सीधे सीधे आरोपियों को बचा रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी मेंटालिटी तो फिर ये, क्योंकि कानून में तो सब बराबर हैं और जब तक कानून ने दोषी किसी को साबित नहीं किया तब तक तो वो आरोपी ही है, और वैसे भी हर किसी को अधिकार है कि वो अपने कानूनी अधिकार जो हैं उनके तहत कार्रवाई करवाए या फिर अपने राइट्स ले। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि व्यक्ति की अपनी आत्मा पर, अपनी ईमानदारी पर निर्भर करता है, लेकिन जो वकालत का व्यवसाय है, वकालत का जो प्रोफेशन है, उसकी डिमांड ये है कि वो इस बात से बिल्कुल निरपेक्ष होकर वो यह निर्णय ले कि इस व्यक्ति ने यह क्राइम किया है या नहीं किया है, इस पर यह झूठा आरोप है या नहीं है, इस बात में वो ना जाए। हाँ, सामाजिक बंधन कुछ होते हैं, कुछ सामाजिक मान्यताएं होती हैं। आपने जैसे निर्भया कांड का नाम लिया, तो एक एडवोकेट भी समाज का ही हिस्सा है। वो उस व्यक्ति जो आत्मा पर यह निर्भर करता है, जब इतना घिनौना कृत्य कोई सामने होता है तो इंसान कई बार, एडवोकेट भी वो सोचता है अपने इमोशनल भाव में कि भी मुझे इस केस को नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन में भी एक बार एक ऐसा मौका आया, मेरे पास एक केस आया जिसमें एक पिता पर यह आरोप था कि उसने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया। तो मेरी आत्मा उस बात को गवारा नहीं किया और मैंने उनको मना कर दिया कि भी मैं इस केस को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरा अपना ये मानना है कि सामूहिक रूप से यह निर्णय लेना कि हम किसी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे, शायद यह बात लीगल एथिक्स के भी अगेंस्ट है। और यही इसका एक और कारण है, दूसरा पक्ष भी मैं आपको बताता हूँ। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से पिछले बहुत वर्षों से एक लीगल एड स्कीम चल रही है, जहां न्यायालय यहां तक इस बात को सुनिश्चित करता है कि यदि आरोपी का कोई एडवोकेट नहीं है तो सरकार उसको एडवोकेट उपलब्ध कराए। सरकारी एडवोकेट जो है वो सरकारी एडवोकेट नहीं होता। अच्छा जी। वो एडवोकेट सरकार उसको उपलब्ध कराती है आरोपी के बचाव के लिए। तो जब अगर कोई अपराधी है और उसका कोई वकील नहीं है तो सरकार जो है वो वकील प्रोवाइड करवाएगी। सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी, वो उसका बचाव करेगा और वो उसी प्रकार से उसका बचाव करेगा जैसा उसने खुद किसी एडवोकेट को नियुक्त किया हो। यानी वकील जो है, एडवोकेट जो है, वो इस तरह से बचाव करेगा जैसे ये मेरा अपना क्लाइंट है। यस। और देखिए, एक लैटिन टर्म है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम।
जिसका मतलब है nobody should be condemned unheard, यानी दूसरा पक्ष को भी सुनने का और सुनवाई का पूरा मौका कानून देता है। तो वो उसकी इफेक्टिव सुनवाई कब हो पाएगी? उसकी इफेक्टिव सुनवाई तभी हो पाएगी यदि उसका रिप्रेजेंटेशन किसी अच्छे प्रोफेशनल इफेक्टिव एडवोकेट के द्वारा होगा। तो इसलिए यह मानना या यह कहना कि हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे, वो आपका एक पर्सनल निर्णय हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से, या सपोज कोई एडवोकेट किसी ऐसे घिनौने क्राइम के आरोपी व्यक्ति की पैरवी करता है, तो केवल इस वजह से समाज उसकी भर्त्सना करे, यह भी गलत है। कानून की इच्छा, कानून की इंटेंशन, हमारे संविधान की जो इंटेंशन है वो कभी ये नहीं है कि एक सामूहिक निर्णय इस प्रकार का ले लिया जाए कि इस व्यक्ति को कोई बचाव नहीं करेगा, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। अब सर इसी में एक उदाहरण है कि कसाब, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि हाँ उसने ये हमला किया या उसमें वो शामिल था, उसने इतने लोगों को मारा, लेकिन भारतीय संविधान और भारतीय न्याय ने उसको भी अपना बचाव रखने के लिए मौका दिया। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप देखिए, जब कसाब जैसा व्यक्ति जिसने इतने सामूहिक नरसंहार किया, जो दूसरे देश का नागरिक था, जो पाकिस्तान ने हमारे देश पर एक सुनियोजित तरीके से एक हमला किया, एक टेरर का एक्ट किया, जब उसके लिए भी एक एडवोकेट की व्यवस्था की गई, तो मैं ये समझता हूँ कि हर आरोपी को अपने आप का बचाव करने का उसका पूरा अधिकार है। सर इस चीज को, जैसे कसाब के ही मामले में हम लें, इस चीज को आप हमारे कानून की खासियत कहेंगे या कमी कहेंगे कि हाँ पूरी दुनिया देख रही है कि कसाब ने गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इंडियन जो हमारा कानून है, भारतीय जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग उसको मौका दिया गया, तो ये हमारे कानून की अच्छाई आप कहेंगे? मैं निश्चित रूप से इसको अच्छाई कहूँगा। देखिए, पूरे विश्व में जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। और न केवल आज से, बल्कि पौराणिक समय से हमारे कानून में हमेशा यह प्रावधान रहा कि हम आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा मौका दें। आपने मोहम्मद कासाब के केस का जिक्र किया, उसको डिफेंस के लिए मौका दिया गया, उसको डिफेंस के लिए उसके लिए एक वकील नियुक्त किया गया, उसने उसकी पैरवी की, लेकिन अंततः न्यायालय ने यह पाया कि यह तो दोषी है, तो उसको उसकी फलस्वरूप उसकी सजा दी गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून ने बिना सुने उसको सजा सुनाती है। सर आप प्री लीगल एड के बारे में बात कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति फ्री लीगल एड लेना चाहता है तो वो कैसे ले? देखिए, आजकल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। उसके बाद स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन हुआ, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड, इवन सब डिवीजन में भी लीगल एड अथॉरिटी कार्य करती है। उस लीगल एड अथॉरिटी का यही काम है, वो उनके पास पूरा एक पैनल होता है, लॉयर्स का पैनल होता है। उस पैनल के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति अनरिप्रेजेंटेड है, जो सक्षम नहीं है, या कोई समाज के डाउन ट्रॉडन वर्ग से संबंध रखता है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके क्रिमिनल रूप में या किसी और तरीके से, इवन दीवानी मुकदमों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में अप्लाई करेगा तो उसको वहाँ से एडवोकेट उपलब्ध हो जाता है, और वो सरकारी खर्च पर ही उनकी पैरवी करता है। सर कई बार ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंसान जो है या कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से फ्री लीगल एड ले ले? क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें कोई सजा का प्रावधान है या फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? उसका प्रावधान नियमों में जरूर होगा, लेकिन उसकी कुछ पात्रता की एलिजिबिलिटी शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से उनको लीगल एड से एडवोकेट मिलता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में तो ये प्रोविज़न है, क्रिमिनल लॉ में इस प्रकार का ये प्रोविज़न है कि यदि किसी व्यक्ति के पास
अपना एडवोकेट नहीं है तो वो उसमें कोई पात्रता की बात नहीं है। अगर वो अनरिप्रेजेंटेड है तो सरकार उसको न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो उसको एक एडवोकेट उपलब्ध कराते हैं। सर मान लीजिए किसी को वकील की, अधिवक्ता की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो व्यक्ति अपनी तरफ से क्या तैयारी करके जाए कि उसको वकील जो है एक तरह से हम ये कहें, क्योंकि चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, जो कहें वो आपको मानना पड़ता है। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो भी, और अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो भी, इस हालत में अगर उसको वकील की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे तैयार होके जाए कि वकील की बातें उसको समझ में आए और वकील जो कह रहा है वो भी उसको समझ में आए और उसके सिर के ऊपर से चीजें ना जाएं। कानून की जटिलताएं इस प्रकार की होती हैं कि आम व्यक्ति उस कानूनी भाषा को या जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से वो उतना कन्वर्सेंट नहीं होता, रादर अनभिज्ञ होता है। मैंने अपने इन 38 वर्षों के कानूनी सफ़र में ये महसूस किया कि ज़्यादातर लोग जब न्यायालय की बात आती है तो वो जो हिंदी सिनेमा है उस सिनेमा के दृश्यों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वे ये समझते हैं कि जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में जो न्यायालय के दृश्य दिखाए जाते हैं शायद उसी प्रकार से हमारे न्यायालय चलते हैं, जबकि यह तथ्य नहीं है। तथ्य इससे पूरी तरह से विपरीत है। कानून का एक प्रोसीजर है, पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, अभी पिछले वर्ष जुलाई से भारतीय न्याय संहिता वो आ गई है। तो उस संहिता में एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है और जब भी कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास आता है तो वो अपनी व्यथा, अपना दर्द, अपने केस के फैक्ट्स वो बताता है। यदि क्रिमिनल केस है तो एफआईआर की कॉपी या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं उनका एडवोकेट अध्ययन करते हैं, फिर वो उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी डिफेंस पूछते हैं, उनसे बात करते हैं और एक स्पेशलिस्ट के तौर पर वो उनको फिर अपने ओपिनियन से अवगत कराते हैं। और फिर यदि वो क्लाइंट उनको इंगेज करते हैं, प्रोफेशनली उनको इंगेज करते हैं, तो एडवोकेट पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी मेहनत के साथ उनके बचाव की पूरी व्यवस्था करते हैं और उसको न्यायालय में उनका मुकदमा लड़ते हैं उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दी गई है। या दीवानी मुकदमों की बात करें तो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके हिसाब से उन मुकदमों की वो पैरवी करते हैं। सर भारतीय न्याय संहिता की आपने बात की, कितने अलग है सर ये पुराने कानूनों से? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि शायद ये जो कानूनों में चेंज किया गया या इनके जो नाम चेंज करे गए 90% तो ये वही प्रोविजंस हैं जो पहले सीआरपीसी में थे, वही भारतीय न्याय संहिता में ले लिए गए हैं। कुछ थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, उसके लिए ये भारतीय न्याय संहिता बनी है। सर जैसे पहले कहा जाता था कि एफआईआर अगर हो गई है या फिर मान लीजिए किसी पर आरोप है तो वो 90 दिन तक चार्जशीट जो है वो शायद पहले 14 दिन का होता था सर चार्जशीट दाखिल करने का, अब ये 90 दिन कर दिया गया है, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक आउटर लिमिट कभी भी 173 सीआरपीसी का प्रोविज़न हुआ करता था जिसमें चार्जशीट फाइल करनी होती थी, जिसको हम आम भाषा में चालान बोलते हैं, लेकिन वो 173 की रिपोर्ट हुआ करती थी। उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं था, केवल प्रोविज़न ये था कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जिसमें समय सीमा 60 डेज की थी और कुछ अपराध ऐसे थे जिसमें 90 डेज की थी। तो वो प्रोविज़न ये था कि यदि पुलिस या प्रोसिक्यूशन एजेंसी 60 दिन में उन अपराधों में जिनमें ये प्रोविज़न है या 90 दिन में 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो वो आरोपी इस वजह से कि क्योंकि पुलिस 60 दिन में या 90 दिन में उस चालान को पेश करने में अक्षम रही है तो उसको जमानत का अधिकार मिल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न था कि आपको 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी ही है या 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी ही है। केवल ना करने की अवस्था में आरोपी को
जमानत का अधिकार मिल जाता था। सेक्शन 167(2) सबसेक्शन 2 के अधीन आरोपी को यह अधिकार मिल जाता था। सर, आजकल के दौर में एक जो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है वो हो गई है लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपने निर्देश दिए हैं। अब मुझे आप सर ये बताइए कि कोई एक लड़का या लड़की आपस में लिव इन में रह रहे हैं और वो 3 साल रहे, 4 साल रहे, लेकिन उसके बाद अनबन हो गई और फिर लड़की ने ये आरोप लगा दिया कि इसने तो शादी के नाम पर मुझसे रेप किया, बलात्कार किया, इसको सजा। तो अब लिव इन में जितनी मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ये निर्देश हैं कि लिव इन में जो रह रहा है वो दोनों अपनी मर्जी से हैं, तो ऐसे केस में लड़की या लड़का जो है इस तरह के केस नहीं कर सकते। देखिए, करेक्ट करें। ये समाज की बड़ी विषमता है। जो लिव इन रिलेशनशिप पिछले कुछ वर्षों से ये टर्म कॉइन हुई है जी। और समाज का युवा वर्ग इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है और जिसका ज़्यादा प्रभाव जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, यदि कोई लड़की इस प्रकार का आरोप अपने लिव इन पार्टनर के ऊपर लगाती है तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किस अवस्था में वो लिव इन रिलेशनशिप हुआ। न्याय प्रणाली में एक टर्म है कंसेंसुअल सेक्स। तो कंसेंसुअल सेक्स का अभिप्राय ये है कि जहां रेप का केस या रेप का आरोप लड़की द्वारा किसी व्यक्ति पर आरोपित होता है और वह यह प्रूव करने में सक्षम हो जाता है, न्यायालय में यह प्रूव कर देता है कि यह सेक्स तो कंसेंसुअल था, विद कंसेंट था। तो कोई भी सेक्स जो विद कंसेंट है और यदि उस लड़की की एज 18 साल से वो मेजर है जी, 18 वर्ष से वो ऊपर है जी, तो फिर वो रेप का आरोप साबित नहीं होता है। आपके कहने का अर्थ सर ये है, चाहे लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है, वो चाहे लिव इन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर दोनों आपसी सहमति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और कुछ साल बाद अगर लड़की ये कह देती है कि इसने मेरे साथ शादी के नाम पर रेप किया या बलात्कार किया, तो वो फिर वो गलत है। संजीव जी, ये लड़की गलत साबित होती है। ये इतना सिंपल नहीं है। अच्छा जी। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि वो कंसेंट जो है वो बाय वे ऑफ फ्रॉड ली गई हो। तो यदि कोई लड़की को इंड्यूसमेंट करके फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई और प्रलोभन देकर वो कंसेंट ली गई तो शायद वो आरोप सिद्ध भी हो जाएगा। यानी अगर जैसे लेकिन अगर सिंपल, हम केवल सिंपल इतना कहें कि दो व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अपनी स्वेच्छा से वो सेक्स गतिविधि में संलिप्त होते हैं और केवल सिंपलिसिटर ये एलिगेशन है, तो फिर शायद ये रेप का केस नहीं बनता है। और अगर न्यायालय इस संदर्भ में पूर्ण न्याय उन व्यक्तियों को दे देगा। अगर लड़की ये कहे कि इसने शादी के नाम पर मेरे साथ रेप किया या 4 साल से मेरे साथ रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, तो क्या इस मामले में होगा? मैंने फिर आपको कहा कि ये एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार की एविडेंस उस पर्टिकुलर केस में आती है, और ये न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है कि न्यायालय उस संदर्भ में क्या निर्णय ले। जी, यानी पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर है और केस किस तरह का है उस पर निर्भर है। केस के फैक्ट्स, न्यायालय के विवेक और उसमें क्या एविडेंस, क्या शहादत उस केस के पर्टिकुलर केस में रिकॉर्ड पर आई है, उस सब पर यह निर्भर करता है। सर, आपके सामने कभी इस तरह का कोई केस आया या फिर आपने इस तरह का केस? मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आए। मैंने मर्डर केसेस से लेकर रेप केसेस, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट के केसेस भी और विभिन्न प्रकार के केसेस करने का मुझे मौका मिला। बताएं सर कुछ।
चर्चित केस रहा उसके बारे में बताएं। बहुत चर्चित केस मेरे पास रुचिका मोलेस्टेशन केस बहुत एक फेमस केस रहा इस देश में, जिसमें डीजीपी जो हरियाणा सरकार के पूर्व डीजीपी थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा। उस आरोप में उनको मुझे डिफेंड करने का मौका मिला। एक मंत्री करतार सिंह भलाना थे, उनके ऊपर सीबीआई का एक बहुत बड़ा केस, उसके वो आरोपी रहे, उनको मुझे डिफेंड करने का मौका मिला। एक आईजी पुलिस थे, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का एक आरोप लगा, उसमें मुझे उनको भी डिफेंड करने का मौका मिला। रुचिका मर्डर के बारे में कुछ बताएं आप। रुचिका मोलेस्टेशन केस में देखिए, एक आरोप उन पर यह लगा कि वो टेनिस की खिलाड़ी थी और डीजीपी साहब ने उस लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की, उन पर यह आरोप था। तो उनको डीजीपी साहब को हमने डिफेंड किया और अल्टीमेटली बहुत उतार चढ़ाव उसके अंदर आए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी सज़ा को कुछ समय के लिए वो सज़ा मेंटेन हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मेंटेन किया। जी। और इसके अलावा सर, जो क्रिमिनल केसेस के बारे में आप बता रहे थे, क्रिमिनल केसेस तो बहुत सारे केसेस इस दौरान किए, बहुत सारे मर्डर केसेस, मर्डर एक्यूज को डिफेंड करने का मौका मिला, कंप्लेनेंट साइड से भी। आपने टेररिस्ट के बारे में भी बताया सर, टेररिस्ट के केसेस भी आए। टेररिस्ट देखिए, जिस समय पंजाब में बहुत भारी टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, उस समय में बहुत सारे टेररिस्ट मर्डर्स कर दिया करते थे या लोगों के असैसिनेशन किया करते थे। तो अम्बाला सेशंस कोर्ट में बहुत सारे सेशन ट्रायल्स ऐसे रहे जो उसमें हम कंप्लेनेंट साइड से भी हमने उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया और कुछ जगह हमने उनको डिफेंड भी किया। तो ऐसे केसेस रहे हैं, बहुत सारे केसेस रहे हैं। सर, जो आज के दौर की अगर मैं बात करूं, जो वकालत के पेशे में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे कि वकालत जो है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि हाँ, आपने वकालत कर ली और उसके बाद फिर थोड़े साल आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपको जाके केस जो है वो मिलने लगेंगे और फिर आपकी कमाई का साधन जो है वो शुरू होगा। तो क्या वाकई में ऐसा ही है, या फिर जैसे आपके केस में हुआ कि आपने जैसे ही शुरुआत की और थोड़े ही दिनों बाद आपको केस जो है वो मिल गया और आपने लड़ा भी, जीत भी लिया? देखिए, आज की जनरेशन के लिए मेरा संदेश यही होगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे। आज भी वही अवस्था है, जब आप लॉ कॉलेज से, लॉ स्कूल से आप ग्रेजुएशन करके इस व्यवसाय में आते हैं, तो आप किसी अच्छे सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आप उनके साथ मेहनत करिए, उनको वॉच करिए, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर अपनी पैनी निगाह रखिए। आप देखिए कोर्ट में किस प्रकार से वो एविडेंस लीड कर रहे हैं, किस प्रकार से वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आर्गू कर रहे हैं, कैसे वो अपनी कोर्ट्स को सबमिशन कर रहे हैं, क्या आपके फैक्ट्स हैं, कैसे आप उसको ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अपने केस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन या अभी की जो जनरेशन है वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो पढ़ते हैं। अब लॉ की एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, मूट कोर्ट कंपटीशंस होते हैं, उस सब से बहुत अनुभव होता है, बच्चों को बहुत अच्छा अनुभव होता है। और कोर्ट्स में वो आने के बाद वो यदि मेहनत से, अपनी पूरी लगनता से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने व्यवसाय को करेंगे और अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार रहकर, और बस समय की प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक चीज़ है, उसका भी पंक्चुअलिटी के लिए भी मैं कहना चाहूँगा। अपनी ड्रेस को प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहकर, अपने पूरे एटिकेट्स के साथ, अपने हमारे जो माननीय जजेस हैं उनके प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति आप पूरा सम्मान के साथ यदि उनके केसेस को डिफेंड करेंगे तो निश्चिंत ही सफलता आपके कदम चूमेगी। और जहाँ तक आपने समय की बात करी, पहले वर्षों में तो शायद ये सत्य था, बहुत समय लग जाता था किसी भी एडवोकेट को सफल होने में, खासकर किसी फर्स्ट जनरेशन लॉयर को। लेकिन अभी बहुत समय में चेंज है। यदि कोई फ्रेश एडवोकेट भी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो मैं समझता हूँ कि उसको
बहुत शीघ्र भी सफलता मिल सकती है। बहुत सारे आयाम, बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स आ गए हैं जिसमें उसको सफलता मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। सर 2 सवाल हैं मेरे दिमाग में। पहला सवाल तो ये, एक एक करके मैं पूछूंगा, एक साथ दोनों सवाल नहीं करूंगा। पहला सवाल ये, आज इंटरनेट का युग है, आज हर हाथ में मोबाइल है। आज अगर मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मैं झट से इंटरनेट पे जाऊंगा और सर्च करूंगा कि हाँ इसकी क्या रेमेडीज हैं। सर वकालत के मामले में अगर मान लीजिए मुझे किसी केस से रिलेटेड कुछ जानना है या मेरा पर्सनल ही कोई केस है, कुछ भी है, तो मैं सबसे पहले मोबाइल देखता हूँ और फिर मैं आगे वकील से मिलता हूँ, थानेदार से मिलता हूँ अपने केस से रिलेटेड। इसको आप कितना सही मानते हैं? सही से मेरा मतलब ये है कि कई बार आपको आपका क्लाइंट ही समझाने लग जाता है कि हाँ सर इसमें ये धारा लगनी है, इसमें ये प्रोसीजर है, तो क्या वो आपसे ज्यादा खुद को समझदार समझने लगता है? मतलब ये मोबाइल जो है, क्या इसने हर किसी को समझदार बना दिया है या फिर ओवर क्लेवर बना दिया है? क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का जहाँ फायदा है वहाँ उसका नुकसान भी है। अगर आपके इसी सवाल को मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर या मेडिकल संदर्भ में बात करूं जी, तो किसी भी व्यक्ति को सपोज कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है जी, तो वो सबसे पहले गूगल करता है जी। गूगल करके उसकी मेडिसिन, उसका हर चीज आज गूगल के ऊपर उपलब्ध है। सर इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। सर मैं आपको अभी 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन के बीच की खबर है, वायरल हो रही है अभी इंटरनेट पे। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई और उसने दवाई लेने की बजाय या फिर डॉक्टर के पास जाने की बजाय गूगल पर सर्च किया कि हाँ मुझे इस मामले में क्या ज़रूरत चाहिए, क्या दवाई चाहिए, और उतनी देर में उसकी डेथ हो गई। मुझे नहीं पता ये सच्ची खबर है या नहीं, लेकिन वायरल ज़रूर हो रही है। मैं आपसे वही कहने जा रहा हूँ जी। देखिए, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। गूगल आपको नॉलेज देता है, लेकिन जहाँ तक अपने मुकदमे की पैरवी का सवाल है या मेडिकल प्रोफेशन की बात कहें तो अपने इलाज की बात है, तो उसका मेडिकल की समस्या का निदान, उसका जो इलाज है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर ही हमें एडवाइस कर सकता है। इसी प्रकार से आप अपनी थोड़ी जानकारी के लिए आप गूगल करके आप ये पता कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स की यूट्यूब पर क्लिपिंग्स भी मौजूद हैं, वो सवाल जवाब भी करते हैं। आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, आप उससे थोड़ी सी इनिशियल जानकारी ले सकते हैं। भी आपको पता लग जाएगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसका हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा मैंने कहा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो यदि आपको कोई समस्या, कोई लीगल समस्या हो गई है जिसका आप निराकरण करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप किसी एडवोकेट के पास आप जाएं, वो ही आपकी समस्या का निराकरण कर सकता है और वही उसका निदान भी कर सकते हैं। और फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी वो कितने सक्षम हैं आपके कार्य को करने में या नहीं सक्षम है, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सर आजकल एआई जो है वो बहुत ट्रेंड में है, और एआई जहां आप ये कहें कि हाँ ये सुविधा के लिए हमारी आया हुआ है, उससे ज़्यादा जो शातिर दिमाग के लोग हैं वो इससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यानी उनके लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल बन रही है। इससे कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। आपकी वीडियो जो है वो बन जाती है, न्यूड वीडियो आपकी बन जाती है, और फिर आपके पास ही आपके फ़ोन में आती है और एक कॉल आता है कि हाँ आपकी ये वीडियो है, पैसे दो नहीं तो वायरल कर देंगे। सर इस तरह के केसेस अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में आते हैं, या फिर कई बार आजकल वो भी चल रहा है कि हाँ कॉल आई जी, हम आपके डिजिटल आपके हस्बैंड का कॉल नहीं लग रहा है, मैंने आपके हस्बैंड को पैसे देने हैं, मैंने आपके खाते में 30,000 डाल दिए हैं, आप मुझे देने 3,000 थे, डाल 30 दिए हैं, 27,000 आप हमें वापस कर दीजिए। और लोग वापस भी कर दे क्योंकि वो मैसेज आ जा रहा है। तो इस तरह के केसेस अगर मान लीजिए किसी के सामने आते हैं, मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो कानून जो है वो मेरी मदद किस तरह से करता है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस भी हैं, और जहाँ एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो भी दृश्य आपने अभी प्रस्तुत किया अपने सवाल में, वो सारी उसकी डिसएडवांटेजेस हैं।
तो उसके लिए हमें सजग रहना होगा, व्यक्ति को सजग रहना होगा। समाज के अंदर जो विषमताएं इस प्रकार की हैं या जो इस प्रकार के कार्य जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें सजग रहना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे साथ कोई कि इसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। आजकल तो केवल एक OTP से आपके बैंक अकाउंट से अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पता लग गई तो भी फ्रॉड हो जाता है। और सर जहाँ तक ये हो गया कि आवाज भी आपकी चेंज हो जाती है। जहाँ तक इसके कानूनी प्रावधानों का विषय है, उसके लिए देखिए हमारे यहाँ साइबर क्राइम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंदर सजा का भी प्रावधान है। तो उस सब के लिए तो नियम हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति का खुद का ही सजग होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है या कुछ है, तो हमें अपने घर वालों को हमें एक सैनिटाइज करना चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ हो सकता है। तो उसके लिए एक सजगता ही फिलहाल तो एक हमारे पास हथियार है जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। और कानून जो है वो हमारे साथ है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है तो। हाँ, कानून हमारे साथ है, लेकिन क्योंकि कानून का रास्ता बिल्कुल इतना सीधा सीधा नहीं है, तो इसलिए हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाए। जी, हम उससे पहले ही हम उसको रोक लें, हम अपने साथ ऐसा कुछ होने ही ना दें। सर, जैसे आपने कहा कि कानून का रास्ता जो है वो बड़ा लंबा है, इसी से एक सवाल उठता है कि कानून की जो प्रोसीडिंग है, अगर कोई केस कोर्ट में चला गया तो बहुत लंबा समय लग जाता है। सर, ऐसा क्यों होता है कि कोई एक केस जो है वो बड़े लंबे समय तक चलता रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है? देखिए, मैंने आपको बताया इसके विभिन्न कारण हैं। सबसे पहले तो प्रोसीजर। हमारे देश में जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर इतना विषम है कि उसमें एक बहुत समय अवधि का कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर जजेस की स्ट्रेंथ का कम होना, फिर इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या का होना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, तो उसके विभिन्न कारण हैं। इसलिए कोर्ट्स में लोगों का विश्वास भी कम होता जा रहा है, क्योंकि डिक्टम बहुत पुराना डिक्टम है, सभी की जानकारी में है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जहाँ जस्टिस डिले हो गया वहाँ जस्टिस ऑलमोस्ट डिनाई हो जाता है। तो हालांकि सरकार, न्यायपालिका, सब लोग इसके लिए चिंतित भी हैं, इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय तो लगता ही है। सर, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के 25 हाई कोर्ट्स में 58,59,000 से ज़्यादा केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो ऐसे में फिर अगर मान लीजिए मैं किसी मुश्किल में पड़ जाता हूँ, मुझे कोर्ट की मदद की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं आंकड़ा देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं कोर्ट क्यों जाऊँ? तो इसमें सुधार कैसे आएगा सर? देखिए, इसमें सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विल पावर की ज़रूरत है, उसके लिए ग्रिट की ज़रूरत है, उसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है, उसके लिए संपूर्ण प्रोसीजर में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, पिछले लगभग 75 वर्ष हमको हो गए हैं आज़ादी मिले हुए, लेकिन हम इन 75 वर्षों में इन सब समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए। आपने तो केवल उच्च न्यायालय के 58 लाख मुकदमों की बात करी है। यदि संपूर्ण देश में देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ मुकदमे विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है। तो इसका निराकरण तो इन सभी अमूलचूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन के साथ ही हो सकता है, और इसका कोई दूसरा तरीका मुझे समझ में नहीं आया। सर, कोई केस ऐसा भी है जो लंबे समय से अभी तक पेंडिंग हो? 70 साल, 75 साल कोई है आपके दिमाग में आ रहा, कोई केस ऐसा है? मैं आपको फौरी तौर पर तो ये नहीं बता सकता, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, हर चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो विभिन्न हाई कोर्ट में आप डाटा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो समय समय पर हाई कोर्ट भी वो अपनी फिगर्स को ओपन अप करता रहता है कि इतने मुकदमे इतने साल से पेंडिंग हैं, इतने मुकदमे इतने साल से पेंडिंग हैं, तो वहाँ से आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। जी, बाकी ये तो है ही है कि हाँ, लंबे समय तक जो है वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं, और
इंसान जो है कई बार पीढ़ियां जो है वो बदल जाती हैं, खासकर दीवानी मामलों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हाँ बाप ने आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे दीवानी मुकदमे चलते रहते हैं जो 3-3 जनरेशन से जिनका फैसला नहीं हुआ। तो इस सब की आवश्यकता है, ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। सर वकील जो है वो सबके केस लड़ते हैं, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा नौबत आए कि हाँ आपको केस लड़ना है या कोर्ट में, तो कैसे फिर, यानी आपके अधिकारों की अगर बात आए तो फिर कैसे आप उसको लेते हैं? देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि सपोज किसी एडवोकेट को अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या हो जाती है, उसको कोई अपना पर्सनल मुकदमा करना पड़ता है, तो कानून में इस प्रकार का कोई ऐसा बार नहीं है कि वो नहीं कर सकता। वो करना चाहे तो कर सकता है, वो खुद करना चाहे तो खुद करे, या फिर किसी और से, अगर किसी और एडवोकेट की सेवाएं वो उसमें लेना चाहते हैं तो उसकी भी सेवाएं ले सकते हैं। इसी को मैं और तरीके से थोड़ा पूछ रहा हूँ सर कि एडवोकेट जो हैं वो सबकी मुश्किलें हल करते हैं, लेकिन एडवोकेट की लाइफ में भी क्या मुश्किलें होती हैं? मतलब जो आपका क्यों नहीं होती? या फिर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एडवोकेट भी समाज का हिस्सा ही है। एडवोकेट के भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, एडवोकेट के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, एडवोकेट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होते हैं, उनके ब्रदर्स का भी आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं। ये तो सामाजिक हो गया। जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें भी क्या किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है केस से रिलेटेड या कोर्ट में? कार्य क्षेत्र से संबंधित तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा मुश्किलात इस संदर्भ में होती हैं। आप यदि अपने क्लाइंट का काम, जैसा मैंने कहा, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और मन लगाकर आप करते हैं, तो किसी क्लाइंट को आपसे कोई दुर्भावना या कोई शिकायत नहीं होती। और इसी प्रकार से न्यायालय के प्रति भी आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पूरी बात को पूरी ईमानदारी से, अपने क्लाइंट की बात को पूरी ईमानदारी से और पूरे फैक्चुअल पोजीशन को सामने रखते हुए अपनी सबमिशंस कर सकते हैं। तो न्यायालय को भी आपसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। तो जब ना क्लाइंट को आपसे कोई शिकायत है, ना न्यायालय को कोई आपसे शिकायत है, ना आपको क्लाइंट से कोई शिकायत है, ना आपको न्यायालय से कोई शिकायत है, तो आपका जीवन कार्यक्षेत्र के लिए तो पूरा एक क्लीन स्लेट की तरह से है। सर आपने दुर्भावना की बात की, मेरे मन में सवाल आया। अक्सर जैसे आपने फिल्मों की भी बात की थी, तो फिल्मों में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई वकील जो है वो अपराधी को सजा दिलवा देता है, और उसके बाद फिर जब वो कोर्ट के बाहर मिलते हैं तो वो अपराधी बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बाहर आने दो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें। तो सच में भी क्या वकीलों की लाइफ में इतना डर है, देखिए समाज, या फिर ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है जिस तरह से समाज सभी प्रकार के मानसिकता वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करता है। वकालत के व्यवसाय में जो लोग हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां जिस क्लाइंट की आप पैरवी कर रहे थे, वो किसी कारणवश, मैं नहीं जानता वो क्या कारण रहे होंगे, लेकिन वो किसी कारणवश उनकी एनिमिटी क्रिएट हो गई और उन्होंने उन वकील साहब का कुछ नुकसान करने की कोशिश की या नुकसान किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन ये बहुत मिनिस्क्यूल है, ये नेग्लिजिबल है। इसको आप जनरल रूल नहीं कह सकते, इट इज़ एन एक्सेप्शन। आपकी लाइफ में सर कभी वो, क्योंकि आपने तो बड़े सारे मर्डर के केस लड़े हैं, क्रिमिनल केसेस ने लड़े हैं, कभी ऐसा इंसिडेंट आया? सौभाग्यवश मेरे 38 वर्षों के इस कार्यकाल में मुझे कभी ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे किसी क्लाइंट ने, उसको चाहे सजा हुई या वो बरी हुआ, मैं उसका केस जीता या मैं उसको नहीं जिता पाया, तो मैं नहीं समझता कि कभी किसी व्यक्ति ने मुझसे शिकायत की, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि मैं पूरी ईमानदारी से उसका कार्य करूं। सर अब आप बुरा मत मानिएगा, एक सवाल है, जब भी हम, जैसे मान लीजिए कोई आम व्यक्ति जो है वो वकीलों की ओर जाता है, या मान लीजिए उसको वकील से काम पड़ रहा है, तो वो एक होता है ना, बैक ऑफ द माइंड एक विचार लेके चलता है, अब तारीख पड़ गई, अब ये वकील जो है वो दोबारा तारीख टलवा देगा और पैसे ले लेगा। तो ये सर क्या मतलब विचारधारा, ये विचार जो है वो कब बदलेगा लोगों का, या
ये विचार जो है बस अब हवा में ही रह गया, आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार से वकालत के जो व्यवसाय में जो लोग हैं, उनकी भी विभिन्न मानसिकता होती है। तो इस किसी भी बात को जनरलाइज करना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं होगा। यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्या टर्म्स उन एडवोकेट साहब के साथ सेटल हुई हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी जो अच्छा एडवोकेट है, सक्षम एडवोकेट है, मैं नहीं समझता कि वो कभी कोई अनुचित व्यवहार अपने किसी क्लाइंट के साथ करता है, कुछ उससे ज़्यादा पैसा लेने के लिए, या वो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं इसको तारीख इसलिए दिलवा दूं कि मैं इससे कुछ और अनुचित लाभ ले सकूं। इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक अच्छे वकील के ये गुण नहीं है। ये गुण नहीं है, ना ही हमारा व्यवसाय इस बात की इजाज़त देता है। तो जो टर्म्स आपकी किसी क्लाइंट के साथ सेटल हो गई, यू एडहियर टू दोज टर्म्स, और क्लाइंट भी उन टर्म्स को एडहियर करे, तो फिर कोई क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में ज़्यादा कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता। और वो जनरल पैरेलेंस में भी हम देखेंगे कि बहुत मिनिस्क्यूल, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें कहीं देखने को मिलती हैं। मतलब इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए जनरल रूल, इट इज़ एन एक्सेप्शन। सर, आखिर में मेरा एक सवाल, जो लोग, मान लीजिए मेरे वकील की ज़रूरत है, मेरे पर कोई केस है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक तो आपने फ्री लीगल एड की बात की, एक दूसरा सरकारी वकील, तो ऐसे मामले में मुझे फ्री लीगल एड मिलेगी या सरकारी वकील मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एलिगेशन है और किसी आप आपराधिक कृत्य के आरोपी हैं, तो न्यायालय, कानून के मुताबिक न्यायालय आपको एडवोकेट उपलब्ध कराएगा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि यदि आप उन पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो फिर आप वहाँ जाकर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर चाहे आपका दीवानी मुकदमा है या वो क्रिमिनल केस है, तो वहाँ से आपको, यदि आप उन पात्रता को पूरी करते हैं, तो उस एलिजिबिलिटी के बाद आपको वहाँ से एडवोकेट उपलब्ध हो जाता है। जी सर, आपने इतनी अच्छी बातचीत की हमसे और इतनी अच्छी जानकारी अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड, जाहिर तौर पर ये आपके वकालत के ही मुद्दे थे, लेकिन फिर भी इतने विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।